हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT फिजिक्स सब में। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 6 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इस चैप्टर से आपके MCQ, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, हर तरह के क्वेश्चन देखिए पूछ लिए जाते हैं और ये 3 से 4 नंबर तक का जो है आपका ये चैप्टर इससे आता है। ठीक है, ज़्यादातर तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या तो इनका डेरिवेशन आ जाता है सेल्फ इंडक्शन, एक लॉन्ग सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन, या फिर दो कपल्ड कॉइल हैं वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन। तो या फिर एक कोई न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू भी आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है कि जब आपकी कोई कॉइल है, मान लीजिए ये कॉइल है एक, और इस कॉइल से अगर जो पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैं समहाउ चेंज कर दूं, तो जितने टाइम तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उतने टाइम तक एक कॉइल, इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने कॉइल को स्टेबल कर लिया है, ये कॉइल यहाँ पे स्टेबल है, और मैं मैग्नेट का मूवमेंट करा रहा हूँ, या तो नियर बाई ले जा रहा हूँ या फिर फार अवे ले जा रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कॉइल से पास हो रही हैं, इस कॉइल से जो पास हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर रही हैं, और जब तक यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा इस कॉइल में करंट फ्लो होता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो फाई इक्वल टू बी है, यानी कि पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू एरिया। और अगर एंगल जो सरफेस के नॉर्मल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर यहाँ पे बी ए कॉस थीटा आपका हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर छोटा एरिया है तो डी फाई बी डी ए कॉस थीटा, ये इस तरीके से फॉर्मूला चलेगा। इसकी डायमेंशन वगैरह भी देख लेते हैं। देखिए इसकी यूनिट जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। अब देखिए होता क्या है कि फाई इक्वल टू बी ए होता है ना, फाई इक्वल टू बी ए होता है, तो बी इंटू ए यानी कि 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टेस्ला में होते हैं 10⁴ गॉस, और मीटर में होते हैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये जोड़ दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 10⁸ मैक्सवेल आ जाएगा। मैक्सवेल इसकी सीजीएस यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है सीजीएस वो मैक्सवेल है, और एसआई यूनिट वेबर है। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि जब एक चार्ज पार्टिकल को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहे थे, तो जो फॉर्मूला निकला था, क्या निकला था? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, यही तो निकला था ना। तो इससे आप बी को एक तरफ करके बाकी सारे जो एंटिटी है उन्हें एक तरफ कर लीजिए, और डायमेंशन में जब इनकी करस्पॉन्डिंग डायमेंशन रखेंगे तो फ्लक्स की जो डायमेंशन इस तरीके से आपकी निकल आएगी, ml² एम्पियर की पावर -1 एंड टाइम -2। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर लेंज लॉ वगैरह इसी फिनोमिना पे काम करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब ये कॉइल है, इस कॉइल के पास आप कोई मैग्नेट को ला रहे हो, और मैग्नेट का कौन सा पोल जा रहा है इसके पास में? नॉर्थ पोल। तो जब ये कॉइल पास में जाएगी तो यानी कि फाई इक्वल टू बी ए, फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि पास जाने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ जाएंगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। यानी कि कॉइल जो है उसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है उसको अपोज किया जा सके। तो कॉइल के करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, यानी कि आपके एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिससे कि यहाँ पे जो राइट हैंड थंब रूल है उससे आप पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इस तरीके से बनेंगी। और ये लाइन कब होती है आउटवर्ड? जब नॉर्थ पोल मैग्नेट में होता है। यानी कि करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ इंड्यूस हो रहा है, सो दैट कि इधर की तरफ, यानी कि जिस साइड आपका मैग्नेट रखा है उधर वो भी एक नॉर्थ पोल बना सके, जिससे नॉर्थ और नॉर्थ में एक रिपल्शन लगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन इस तरीके से है कि ये मैग्नेट के पास आने को अपोज कर सके, यानी कि अपने फ्लक्स में चेंज को अपोज कर सके। लेकिन जब यही मैग्नेट को आप फार अवे ले जाओगे, तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो तो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब कॉइल क्या करेगी? वो इस डिक्रीमेंट को भी अपोज करेगी, उसे समहाउ अपने फ्लक्स चेंज का अपोज करना है। तो अब यहां पे जब डिक्रीमेंट हुआ तो क्या करेगी? कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों?
क्योंकि अब कॉइल ये कोशिश करेगी कि इस जो मैग्नेट फार अवे जा रही है इसको वापस अट्रैक्ट किया जा सके। अब आप यहाँ पे एम्पियर का थंब रूल लगाइए तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको थंब की डायरेक्शन मिलेगी नॉर्थ पोल, यानी कि इधर बनेगा, और इधर बनेगा आपका साउथ पोल। ठीक है, तो साउथ का मतलब ये है कि ये इस दूर जाते नॉर्थ पोल को वापस अट्रैक्ट करने की कॉइल कोशिश कर रही है, यानी कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो अब इस दूर जाती मैग्नेट को वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसके जो फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उस चेंज का अपोज किया जा सके। तो इस तरीके से जब आप मैग्नेट को पास या दूर ले जाते हैं तो करंट का जो इंड्यूस करंट का नेचर है वो इस तरीके से काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फैराडे का लॉ क्या कहता है? देखिए फैराडे का लॉ ये कहता है, देखिए फैराडे और लेंज इन्होंने दो एक इंपॉर्टेंट रूल दिए हैं। फैराडे का पहले हम बात करते हैं कि देखिए फैराडे ने क्या किया है कि फैराडे ने जो लॉ दिया है वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड पे बात करता है। ठीक है, यानी जो इंडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, लेकिन लेंज का लॉ जो है वो डायरेक्शन पे बात करता है। लेंज का लॉ जो है वो डायरेक्शन की बात करता है। लेंज का लॉ जो है वो डायरेक्शन की बात करता है। देखिए डायरेक्शन क्या है कि फैराडे ने एक पहला रूल क्या दिया कि एक लिंक फ्लक्स विद ए कॉइल वेरी विद ए टाइम ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल। देखो सबसे पहला तो अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। फैराडे का पहला रूल ये कहता है। सेकंड रूल क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो रेट ऑफ चेंज जो है वो इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होगा। और ये माइनस का साइन क्यों लगा दिया गया कि भाई माइनस इसलिए इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस्ड हुआ है ईएमएफ, उस इंड्यूस हुए ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है। माइनस साइन बस ये इंडिकेट करता है। अगर कॉइल में एन टर्न है, एक सिंगल की बजाय कॉइल मल्टीपल टर्न वाली है, तो ईच ऑफ टर्न में जो चेंज आएगा वो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंज का रूल क्या कहता है कि पोलैरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि लेंज लॉ जो होता है वो डायरेक्शन की बात कर रहा था ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है आपका डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, जो इंड्यूस जितना आपका फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ही आपका ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होगी, और ये कांस्टेंट के होगा। के की वैल्यू 1 पाई जाती है, और फाइनली जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस डी फाई ओवर डी टी आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? देखो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालते हैं एम्पियर के राइट हैंड रूल से। एम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, माफ कीजिए, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम इंड्यूस्ड हुए करंट की जो है डायरेक्शन निकालते हैं। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये अब जब आप मोशनल ईएमएफ अभी आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जो कंडक्टर का मोशन है उसकी तरफ आप थंब कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर कीजिए, तो मिडिल फिंगर की जो डायरेक्शन है, और ये वर्चुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, ये उंगलियां जो हैं आप इस प्रकार से सेट करेंगे अपने राइट हैंड की कि ये वर्चुअली परपेंडिकुलर हो। तो जो मिडिल फिंगर है आपकी, जो सेकंड फिंगर है आपकी, वो आपके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू होती है, करंट देखिए ईएमएफ तो आपने निकाल लिया डी फाई ओवर डी टी। अब ओम का रूल जो V इक्वल टू आई आर, यानी कि काई इक्वल टू आई आर, यहाँ तो आप ईएमएफ को काई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंड्यूस करंट आपका क्या बनेगा? ये आई इक्वल टू हो जाएगा आपका जाई अपॉन आर। तो आपका इस तरीके से लेंज लॉ जो है, अब लेंज लॉ जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मेट पे काम करता है। देखिए लेंज लॉ जो कहता है वो क्या कहता है कि आपने जो फ्लक्स को चेंज करने में जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगाई है, फ्लक्स को चेंज करने में जो आपने मैकेनिकल एनर्जी लगाई है, वही एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यानी कि लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? देखिए जब ये आपका एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक दिया हुआ है, ये पुराने एडिशन की बुक का स्क्रीनशॉट है, आपके में नए में हो सकता है ये टॉपिक नंबर चेंज हो, बट आपका ये टॉपिक दिया हुआ है नए
2024-25 वाले एडिशन में भी ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो पहले इसको समझते हैं कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। देखिए मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि ये जो आपकी साइड है, आपने एक लूप बना रखा है रेक्टेंगुलर, इसमें आपकी एक साइड क्या है, ये कनेक्टेड तो है अपनी एडजेसेंट साइड के साथ, लेकिन ये मूव कर सकती है इस तरीके से। अब होता क्या है कि आपने इस पूरे इस आर्किटेक्चर को, पूरे इस रेक्टेंगल लूप को आपने इस पूरे इस रेक्टेंगल लूप को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और आपने कॉइल को मूव कराना शुरू किया। तो उससे क्या होगा, आपका जो ये कवर्ड एरिया है, ये जो इस कॉइल ने कवर कर रखा है एरिया, ये एरिया डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। तो दो तरीके मैंने बोले हैं कि फाई इक्वल टू बी ए। करंट इंड्यूस करने के लिए आपको करना क्या है, आपको फ्लक्स में चेंज करना है फाइनली। अब फ्लक्स में या तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज कर दो या फिर आप एरिया में चेंज कर दो। तो यहाँ पे एरिया आपका चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ तो इस पूरे लूप में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस करंट की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, पीछे आप पढ़ चुके हो कि आपने ये फ्लेमिंग का जो रूल पढ़ा था, ये वाला, ठीक है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आप इंड्यूस हुए करंट की डायरेक्शन को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी पर एक डेरिवेशन भी आपका आता है और ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इस पे डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि सपोज एक लेंथ x का आपने यहाँ पे एक लूप ले लिया जिसकी विड्थ आपकी l है। v वेलोसिटी से आपने इसकी डायनामिक आर्म को मूव कराया, यानी x की लेंथ को डिक्रीज करना शुरू किया। तो फाइनली जो फ्लक्स है वो आपका पहले क्या था कि एरिया l इंटू एक्स, एक्स इसकी ये लेंथ हो गई और l जो या l लेंथ हो गई, x इसकी विड्थ हो गई, जो भी आप समझ लो। तो b इंटू एल एक्स हो गया, ठीक है। अब इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है फैराडे के लॉ से, वो क्या होगा, जो जाई इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी होगा। फाई आपने बी एल एक्स की यहाँ वैल्यू निकाल रखी है, तो बी एल एक्स को जब यहाँ पुट करेंगे तो बी और एल तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है और ना ही एल की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज क्या हो रहा है, इस आर्म के मूवमेंट से चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपका हो रहा है एक्स, ठीक है। तो इस एक्स की वैल्यू को आप अंदर जो है, जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, वो x की वैल्यू है। जब आप x को अंदर ये यहाँ डिफरेंशिएशन के अंदर रोक के और b और l को बाहर कर देंगे तो ये dx ओवर dt, ये तो वेलोसिटी बन गई ना। यानी आर्म जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो वेलोसिटी आपकी आ गई। तो इंड्यूस्ड हुआ जो ईएमएफ है वो आपका आर्म, ये जो डायनामिक आर्म है, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली क्या हुआ, देखिए ये आपको समझने की थोड़ा जरूरत है, इसमें हो क्या रहा है पहले आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप इस डायनामिक आर्म को मूव कराएंगे, आप इस डायनामिक आर्म को मूव कराएंगे, तो आपने जब फोर्थ चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि आपने जब आपका एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाता है तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। और इस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की जो लॉरेंट्ज फोर्स और इस मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होती थी वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते थे। ध्यान दीजिए वहां पे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे और यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। तो फोर्थ चैप्टर को थोड़ा रिकॉल करिए कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम इस मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन को निकाल लेते थे। फॉर्मूला होता था क्यू वी बी। यहाँ पर जो सरकमस्टांसेस है, यहाँ पे जो एफ लगेगा, ये वाला मैग्नेटिक जो लॉरेंट फोर्स है वो आपका लगेगा इस डायरेक्शन में। यानी कि जो कंडक्टर के अंदर, जो आप जब कंडक्टर को इसको मूव करा रहे हो तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव कर रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं तो उन पे फोर्स किधर लग रहा है, क्यू से पी की डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पी पर आपके इलेक्ट्रॉन गैदर होने शुरू हो जाएंगे इस फोर्स की वजह से। तो उसको एक्यूमुलेट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कई सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फाइनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पूरा जो एकोमोडेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की गैदरिंग, ये जब तक होगी जब तक दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि क्यू वी बी
इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला QVB वो इक्वल हो जाएगा QE के। फाइनली VB इक्वल टू E आएगा। और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि dV ओवर dr, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आपने एक ये पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ना, माइनस साइन भी होता था बट वो माइनस केवल एक डायरेक्शन के लिए होता था, तो हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से हमारा क्या निकल के आ गया, वोल्टेज। वोल्टेज हमारा यहाँ पे जाइए यानी कि E इंटू डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल। एल ही तो है इस आर्म की, यानी कि E इंटू एल इक्वल टू जाई। डी आर की जगह एल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल। ठीक है, तो ई एल यानी कि वी बी एल फाइनली हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो इंड्यूस्ड करंट है वो बी एल वी इसके बराबर होगा। करंट की बात करेंगे तो जाई ओवर आर, यानी वी इक्वल टू आई आर से हमने यहाँ करंट निकाल लिया, बी एल वी आर। अब आगे बढ़ते हैं, तो फोर्स जो लगने वाला है यहाँ आई की वैल्यू पुट की, एल इंटू बी। फाइनली जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, वो क्या होगा, इस मैकेनिकल आर्म पे जो लगने वाला फोर्स है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर आ जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल के रख दी ना, ये आपकी आई की वैल्यू रही, ये रही आपकी आई की वैल्यू बी एल वी अपॉन आर। तो वही बी एल वी अपॉन आर यहाँ पे रख दिया है फॉर्मूला में। ठीक है, ये एफ क्या है, ये एफ इस आर्म पे लगने वाला फोर्स है, ये जो आर्म है इस पे लगने वाला फोर्स है ये एफ। और ये फोर्स का डायरेक्शन फिर अगेन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन आपको फिर एक्सटर्नली पुश करने के, यहाँ पे इधर मूव कराने के लिए इसको काउंट इतने ही अमाउंट का एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी तो आप वी वेलोसिटी से आप इस मैकेनिकल आर्म को इस साइड में कर पाओगे ना। तो पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स कितनी आ जाएगी, एफ इंटू वी। एफ की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी, एफ की वैल्यू आप जो आपने ये इक्वेशन ए से निकाली है यहाँ, और वी का और मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ये आपका v पे स्क्वायर गलत आ गया है, इस v के स्क्वायर को हटा दो आप। यहाँ जो ये होगा एफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर, v पे स्क्वायर नहीं होगा, ये हटा दो ये। ठीक है, ओवर आर। ठीक है, तो अब पावर यानी एक्सटर्नल सोर्स को इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया, यानी कि ये जो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसको काउंटर करने के लिए भाई तभी तो वी वेलोसिटी से आप इधर मूव करा पाओगे, इतने ही अमाउंट का फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा। तो वही जो एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि आप मान लीजिए आप या कोई मैकेनिकल किसी मशीन से आप ऐसा कर रहे हैं जैसे भी, तो आपको पावर कितनी डिलीवर करनी पड़ेगी, इतना। और जो जूल लॉस होता है, यानी कि देखो होगा क्या कि जो आपने मैकेनिकल वर्क किया वो पहले तो बदला इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला, उसके बाद वो हीट लॉस में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली इस पूरे प्रोसेस में अंत में जो आपका होगा वो हीट लॉस होगा। वो हीट लॉस क्या होगा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हम फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए, आपका ये हीट लॉस मिल जाएगा आपको। ठीक है, रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है, देखो रोटेशनल क्या होता है कि एक मान लीजिए स्टिक है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आप इसको घुमा रहे हैं। तो मान लीजिए टी टाइम में, एक टाइम इंटरवल टी में ये अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इस टी टाइम में जो इसने ये एरिया कवर किया, तो ये फाइव इक्वल टू बी ए हो जाएगा ना। तो जो टी टाइम में इसने वो एरिया कवर किया, वो यहाँ पे फाइव इक्वल टू बी ए में जो ए है वो टी टाइम में कवर किया एरिया हो गया। तो अब यहाँ पे कितना इंड्यूस करंट हुआ देखते हैं। तो फाई क्या है, देखिए फाई रिवॉल्यूशन टाइम हमने टी मान के चल रहे हैं, बी है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया स्वेप्ट कितना है, एल इसकी रेडियस है, तो पाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो गया, देखो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, अपोज करता है इस वजह से नेगेटिव लगा देते हैं हम, लेकिन मैग्नीट्यूड पे फोकस करें तो हम नेगेटिव को इग्नोर भी मार सकते हैं। तो डी फाई ओवर डी टी, फाई आपका बी पाई एल स्क्वायर आ गया, और टी क्या है आपका रिवॉल्यूशन टाइम। टी टाइम में ही तो आपका इतना एरिया कवर किया है इसने। तो और वन अपॉन टी क्या होता है, वन अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। अच्छा दूसरी बात कि टी इक्वल टू आपने पढ़ा होगा टू पाई ओवर ओमेगा। जब भी हम एक रोटेशनल मोशन करते हैं तो कवर की डिस्टेंस क्या होती है, यूनिट उसके लिए यूनिट रेडियस वाले के लिए टू पाई।
और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा, और इसी तरह से एफ क्या हो जाएगा तो 1/t करने पे ओमेगा/2 पाई, तो यहाँ पे एफ की जगह ओमेगा/2 पाई आ गया। फाइनली आपका जो ये जाई है यानी कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आ गया बी 1/2 BL² ओमेगा। करंट आपकी इस तरीके से निकल आएगी। यहाँ पे हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस में पीछे जो आपने ये ओमेगा की ये जाई की जो वैल्यू निकाली है ये, इसको मान लेते हैं, इसको 1 डाल दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जो ये जाई की वैल्यू है जब आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपका जो हीट डिसिपेशन है, जो आपका हीट लॉस है वो आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि 1/4 B²L⁴ ओमेगा² T/R। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या है, ये एक मान लीजिए कॉइल है, ठीक है। इसी सोलेनॉइड को ही देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ जब इस सोलेनॉइड को मैं किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से जोड़ दूंगा, यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू करूंगा, तो पहली वाली कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होगी। करंट की वैल्यू चेंज होगी यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फाइनली Φ=BA से फ्लक्स में चेंज आएगा, ठीक है। फ्लक्स में किसके चेंज आएगा, इसके अंदर जब करंट फ्लो हुआ तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजिंग बनी ना, पहले तो भाई जीरो थी, फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा एसी करंट इसमें मान लीजिए मैंने किया है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहां भी तो एक करंट में चेंज आएगा, करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा यानी फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स कौन, जो दूसरी कॉइल में फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास होंगी तो इस सेकेंड वाली मैग्नेट जो कॉइल है इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, यानी यहाँ पे करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। जब ओरिजिनल करंट तो फ्लो होता हुआ जाएगा ही इस कॉइल में, लेकिन साथ के साथ जब तक करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है सेकेंड वाली कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट भी एक साथ के साथ बनना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो व्हेनेवर करंट फ्लो इन ए सोलेनॉइड मैग्नेटिक लिंक्ड विद अदर कॉज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ टू अपोज द चेंज फ्लक्स। अब इसका क्या होगा देखिए कॉइल में करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसमें जो किस भाई सेल्फ खुद ही अपने ही तो टर्न को इंड्यूस्ड किया, इसने पहले टर्न ने दूसरे टर्न को इंड्यूस किया है, तो कॉइल सेम ही तो सेल्फ इंडक्शन हो गया ना। Φ=I, फाइनली L जो होता है ये आपका सेल्फ इंडक्शन का कॉफिशिएंट होता है और L को हम Φb/I से डिनोट कर लेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो फाई की जगह क्या हम रख सकते हैं L×I, L×I यहाँ पे रखा तो L को बाहर निकाला di/dt, तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्शन का कॉफिशिएंट। इसके हम डायमेंशन वगैरह की बात कर लेते हैं। इसका फिर यूनिट क्या आएगी, देखो ये जाई तो है वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगा ये वोल्टेज, और फाइनली 1 एम्पियर सेकेंड इनवर्स, और एल होगा आपका ये पूरा जो है वोल्टेज एम्पियर की पावर -1 और सेकेंड की पावर +1 हो जाएगी। तो फाइनली इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक नई यूनिट से हमने नाम दिया साइंटिस्ट ने कि वो था हेनरी, तो हेनरी आपका फाइनली इसके बराबर होता है, ठीक है। और वेबर पर एम्पियर इनवर्स भी एक इसकी यूनिट होती है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन आपने एल क्या है d∅/dt से आपने निकालना है ना, तो उसी फॉर्मूला से जब हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग डायमेंशन रखेंगे तो एल की जो डायमेंशन ml²t-2 आपकी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डायग्राम थोड़ा समझ लीजिए, आपने क्या किया स्विच ऑन, स्विच आपका ऑफ था, ऑफ यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब आपने स्विच को क्लोज किया यानी कि आपने इसको जब प्रेस किया एक सर्किट को कंप्लीट करने गए तो बैटरी ने करंट फ्लो करना शुरू किया। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर 5 एम्पियर करंट आप फ्लो कर रहे हो तो एकदम 5 एम्पियर होगा, वो 0 एम्पियर से शुरू होगा और वैल्यू बढ़ते बढ़ते करंट की अपने मैक्सिमम पॉइंट 5 एम्पियर तक जाएगी, ठीक है। होगा ही इसमें बहुत ही मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में सारा काम हो जाएगा, लेकिन मिली या माइक्रो सेकेंड के लिए करंट की वैल्यू तो चेंज धीरे धीरे ग्रेजुअली हुई। अगर मैं उस मिली सेकेंड के टाइम पीरियड को मैं और अंदर डिग करके देखूं तो मैं देखूंगा कि मिली सेकेंड में आपके 0 to 5 एम्पियर जो है वो जब तक बढ़ा तो फ्लक्स में भी चेंज आया होगा। फ्लक्स में चेंज आया होगा तो पहली कॉइल ने दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट भी एक जनरेट किया होगा। इस पहली कॉइल के फ्लक्स चेंज की वजह से सेकेंड कॉइल में एक करंट इंड्यूस हुआ होगा। उस करंट का नेचर क्या होगा, करंट अभी बढ़ रहा है, जब आपने क्लोज किया तो करंट 0 एम्पियर से 5 एम्पियर जा रहा है यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है।
और इंडक्शन का प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंज लॉ क्या कहता है कि इनकी अब सेकेंड वाली कॉइल अपने अंदर होने वाले इस इंक्रीमेंट का अपोज करेगी, यानी वो अपोजिट एक्चुअल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगी, सो दैट कि वो इस एक्चुअल करंट का अपोज कर सके, इस इंक्रीमेंट को अपोज कर सके। बट आपने क्या किया, आपने अब कॉइल बंद थी, करंट फ्लो हो रहा था, बट आपने सडनली स्विच को ऑफ कर दिया, यानी कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। अब 5 एम्पियर से डिक्रीज होते होते 0 एम्पियर तक जाना है, होना यहां भी मिली सेकेंड में है, लेकिन जब तक ये डिक्रीमेंट होगा, अब क्या होगा कि सेकेंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल की वजह से सेकेंड में जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। अब सेकेंड कॉइल इस डिक्रीमेंट को अपोज करेगी, यानी वो डिक्रीमेंट को अपोज करने के लिए क्या करेगी, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा था वो उसी को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, यानी अपने उस फ्लक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट से बचाने के लिए जितना उसमें फ्लक्स अभी तक फ्लो था उतने ही फ्लक्स को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। तो होगा क्या कि जो एक्चुअल करंट था उसी डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, सो दैट कि फ्लक्स की घटती वैल्यू को कंट्रोल किया जा सके। तो यानी कि जब आपने स्विच को ओपन किया तब आपको जो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा वो एक्चुअल करंट की सेम डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है ना कि सोलेनॉइड का आपने म्यू नॉट एन आई पढ़ा है, आर जो है सोलेनॉइड की ये छोटी है कंपैरेटिवली इसकी लेंथ एल से। ठीक है, तो फाइनली आपने चौथे चैप्टर म्यू नॉट एन आई पढ़ा था, एरिया पाई आर स्क्वायर है आपका, टोटल टर्न यूनिट लेंथ में एन टर्न है, तो आपकी एल लेंथ में कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल टर्न। तो आपका जो फ्लक्स आपकी पूरी जो सोलेनॉइड है उसके लिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। आगे बढ़ते हैं। अब इंडक्शन कोफिशिएंट भी हमें निकालना है, तो एल क्या है, 5/i। तो फाई की वैल्यू आप क्या कर चुके हो, फाई की वैल्यू यहां निकाल चुके हो, जब आई को अपॉन में लाओगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल रह जाएगा, आई से ये आई कट जाएगा, यहाँ पे जो आई ये था, ये जो आई है भाई, एल की वैल्यू निकालनी है तो फाई को क्या करना पड़ेगा, एल 5/i, तो आई कट जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए रह जाएगा। ठीक है, यूनिट टर्न, तो यूनिट लेंथ में आपका जो यूनिट लेंथ के लिए आपका जो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है वो इतना निकल के आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अगर इसी कॉइल को आप किसी, ये तो आपने मान लीजिए कार्डबोर्ड वगैरह में अभी तक लपेट रखी थी, बट आप किसी मटेरियल से जोड़ दो जिसकी परमेबिलिटी जो है बहुत हाई है, जैसे कोबाल्ट निकल इस तरीके से, उसके ऊपर अगर आप ये कॉइल लपेट दो, तब तब जिसके ऊपर आपने वाइंड किया है कॉइल को उसकी भी तो परमिएबिलिटी अपना रोल प्ले करने लगेगी। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब आपको जिस मटेरियल के ऊपर आपने कॉइल वाउंड की थी उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली आपका एल आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। आइए बढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या कह रहा है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन आपका ये कह रहा है कि आपको एक कॉइल में आपने करंट फ्लो किया और आप उसके जो उस करंट के फ्लो की वजह से जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना उसने सेकेंड कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला दिया। अब यहां पर भी एक करंट इस फ्लक्स चेंज की वजह से जनरेट हो गया, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसमें कपलिंग वाली कॉइल का जो डेरिवेशन है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा देख लो, इसको थोड़ा देख लेना आप लोग। तो φ2 क्या है कि सेकेंड कॉइल में बना हुआ फ्लक्स, ठीक है, और I1 यानी कि पहली कॉइल में जो आपने करंट फ्लो हुआ है उसकी वजह से, भाई पहली कॉइल में जो आपने करंट फ्लो किया उसकी वजह से सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स बना वो हो गया φ2। तो जो म्यूचुअल कोफिशिएंट है वो क्या है, φ2 प्रोपोर्शनल Mi1, और ये आपका यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा लो। तो m जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड कॉइल में लिंक है अपॉन करंट जो फर्स्ट कॉइल में फ्लो हो रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट हेनरी ही होती है, और जब आप ये जाई अपॉन डी आई ओवर डी टी से निकालेंगे तो आपका जो सेल्फ इंडक्शन की तरह सेम यहाँ पे है, तो वी एस ए सेकेंड एम्पियर और वोल्ट
इक्वल टू ये हेनरी के बराबर आ जाएगा आपका। कपलर की कपल्ड कॉइल है, ठीक है। अब लॉन्ग सोलेनॉइड है दो, ये आपस में कपल्ड कर दी गई हैं, तो एक की वजह से दूसरे में कितना म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, इसका ये डेरिवेशन आता भी है, तो थोड़ा इसको देख लो, ठीक है। H2 ये आपकी सेकेंडरी कॉइल थी, ये पिंक वाली आपकी ये सेकेंडरी कॉइल है, और ये आपकी फर्स्ट कॉइल है, ठीक है। इसका लेंथ L है और रेडियस इसकी R है। पहले वाले की तो R1 है, ये R1 किसकी है, ये R1 इस वाली कॉइल की है, ठीक है। और R2 किसकी है, R2 आपकी ये इस पिंक वाले की है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, सोलेनॉइड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि φ1 पहले का कॉइल में जो जनरेट हुआ, पहला कॉइल आपका ये नीचे वाला है, ये आपका पहला कॉइल है, ठीक है। इसमें जो फ्लक्स हुआ वो क्या है, सेकेंडरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न इन फर्स्ट कॉइल। एरिया मैंने ये फर्स्ट कॉइल का एरिया मान लिया है पाई R1 स्क्वायर, तो फाइनली जो इसमें फ्लक्स बनेगा वो आपका बन जाएगा म्यू नॉट N2 I2 A N1। कॉइल 1 में करंट कितना हो जाएगा, तो कॉइल I1 मैग्नेटिक इंडक्शन कितना, म्यूचुअल इंडक्शन कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल की वजह से कितना हो जाएगा, φ1 अपॉन I2। तो φ1 की वैल्यू आप उठा के यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको ए डाल दो, इक्वेशन नंबर ए से रख देंगे तो म्यू नॉट N2 A N1 I2 ओवर I2। और फाइनली जो आपका जो आपका निकलेगा, ये तो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया ना, इसको बी इक्वेशन डाल दो, ये भी आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सोलेनॉइड सेकेंडरी सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, सेकेंडरी में भी देखो जो B1 है, ठीक है। देखो सेकेंडरी सोलेनॉइड में क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, ये है, यहां से शुरू करो, ये आपका सेकेंडरी क्या होगा कि पहली कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो उसी कॉइल के लिए जाएंगे जिसके लिए आप फ्लक्स निकाल रहे हो ना। एरिया, अब मैग्नेटिक फील्ड पहली कॉइल का क्यों लिया, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से तो ही म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है ना सेकंड में, तो हम मैग्नेटिक फील्ड तो हमें फर्स्ट का लेना पड़ेगा। तो φ2 क्या हो गया, म्यू नॉट N1 I1 A N1। फाइनली φ2 जो हो गया वो यूनिट लेंथ के लिए आपका ये निकल आएगा। और सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन फर्स्ट की वजह से ये आपका निकल के आ जाएगा φ2 अपॉन I1 म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन I, ठीक है। अब यहां पे देखिए सोलेनॉइड S2 में क्या हुआ, जो V1 था वो उसके लिए क्या था, म्यू नॉट N1 I1, और N1 क्या था, N1 बाई L। तो फाइनली A और B से जब आप देखोगे, A आपका ये रहा, ये आपका A रहा, इसको यार 1 और 2 डाल दो, जो मैंने डेरिवेशन कराते में डाले हैं, ये 1 है और ये 2 है, इस B को हटा दो। तो फाइनली जो आपका A रहा और बी वाला इक्वेशन आपने ये निकाला है, तो आप देख रहे हो कि M12 और M21 दोनों तो इक्वल आ गए, क्योंकि म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन I, और यहां कितना निकला था, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। यूनिट लेंथ के लिए एक सेकेंड, हाँ तो यूनिट लेंथ के लिए निकाल लो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपका निकल आएगा, ठीक है, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो फाइनली M आपका जो निकल के आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 AI, यानी कि दोनों में ही इक्वल म्यूचुअल इंडक्शन जनरेट होता है। तो आपका एक हुआ। आप एसी जनरेटर के लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि उसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ। बाकी आपका चैप्टर 6 में अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो एक बार इससे आप गो थ्रू हो लें, और आगे अभी हम आगे के चैप्टर को भी इसी तरह से क्विक रिवीजन की सीरीज अपनी कंप्लीट करते जाएंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और आगे भी अपने सपोर्ट को बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।